हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन, उससे पहले पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। मतलब अभी तक हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ा है और ये उसका लास्ट टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम के बारे में जो भी कुछ हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आप लोगों को मैं शुरू करती हूँ बताते हुए कि यहाँ पे जो हमने डिस्कस करना है वो ये कि बोन्स अगर टूट जाएं तो उनका रिपेयर कैसे होता है। ठीक है, आपको पता है बोन एक बहुत ही हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी डेफिनेशन हमने पिछले पेजेस पर देखी थी कि जो ये बोन होती है इट इज़ अ वेरी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो फिर ये इसको तो नहीं टूटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं हमारी बॉडीज़ में, कुछ बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और कुछ सॉफ्ट भी होती हैं, तो ये टूट जाती हैं। नो डाउट कि हमारी जो थाई बोन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें मतलब वो काफ़ी लेती है प्रेशर टूटने के लिए, लेकिन आखिर वो भी एक बोन है, वो भी टूट जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ जो पहली लाइन है उसमें यही बताया हुआ है कि डिस्पाइट रिमार्केबल स्ट्रेंथ द बोन्स में ब्रेक। बेशक नो डाउट कि बोन्स ज़्यादा सारी स्ट्रेंथ रखती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन बिलाखिर वो टूट जाती हैं। तो अब टूटने की वजह क्या होती है? टूटने की वजह जो बताई है वो ये बताया हुआ है ड्यूरिंग यूथ, यानी कि जवानी में। ठीक है, मोस्ट फ्रैक्चर रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रॉमा दैट मे ट्विस्ट और ब्रेक द बोन्स, यानी कि किसी भी वजह से जो बोन्स होती हैं वो टूट जाती हैं। ठीक है, या स्पोर्ट इंजरीज हो सकती हैं, किसी भी रोड पर, कोई भी रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, या आप कहीं पे स्लिप हो जाए वॉशरूम्स के आगे या कहीं पे भी, तो आपकी जो बोन होती है वो टूट जाती है या मुड़ जाती है। ठीक है, तो जवानी में तो इस तरह हो सकता है, व्हेन यू आर यंग इनफ तो आपके साथ इस तरह हो सकता है, बट वंस यू बिकम ओल्ड तो आपके साथ और भी कुछ मसले हो सकते हैं इन सब के अलावा। इनसे तो आपकी हड्डी टूटेगी ही, लेकिन ओल्ड एज में 2-3 और सिम्टम्स ऐसे हैं जिनकी वजह से बोन्स टूट सकती हैं। वो क्या है भला? कि वक्त के साथ साथ हमारी जो बोन्स होती हैं वो थिन होना शुरू हो जाती हैं, वीक होना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है ना, डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, तो बाकी बीमारियों के साथ साथ ये भी होना शुरू हो जाता है बोन के साथ। तो ऑटोमेटिकली बोन जो होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है, उसको के साथ कोई मसला हो जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया पहला पैराग्राफ, उसमें क्या बताया है उसमें। अब आपको मैं कुछ ओवरव्यू दे देती हूँ नीचे वाली सारे पैराग्राफ्स का। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रैक्चर्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक जो होता है हमारे पास वो होता है सिंपल फ्रैक्चर, और एक जो होता है वो हमारे पास होता है मल्टीपल फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर की 2 टाइप्स होती हैं, सिंपल और मल्टीपल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सिंपल फ्रैक्चर होता है उसमें हमारे पास जो बोन टूटती है तो वो बोन्स आपस में सिरों से टूटती है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास बोन है, एक ये बोन है और एक ये बोन है। ठीक है, तो बोन ये एक पूरी, सपोज कर लें कि पूरी एक बोन थी, लेकिन ये सेंटर से टूट गई है, तो इसको हम कहेंगे सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, ये पूरी एक बोन थी और ये सेंटर से टूट गई है या ऊपर से कहीं से टूट गई है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर। और इसको जो हमारे पास फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या फिर कोई भी इंसान अपने तजर्बों से जो होता है वो उसको जोड़ सकता है बाहर से ही, हमारे मसल्स के ऊपर वो कुछ इस तरह से प्रेस्ट करते हैं। जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं तो वो हमारे ऊपर से ही बॉडी पर इस तरह से वो उस जगह को प्रेस करते हैं कि वो किसी जगह इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो आपस में जुड़ जाती हैं और उसके ऊपर फिर एक प्लास्टर सा बांध देते हैं। तो ये तो हमारे पास बातें होगी सिंपल फ्रैक्चर की। ठीक है, इसको हम क्लोज्ड इन द बॉडी ही रिमूव कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल फ्रैक्चर। फिर दूसरी तरफ बातें आ जाती है मल्टीपल फ्रैक्चर की। तो अब ये क्या होता है? मल्टीपल फ्रैक्चर में हमारे पास बोन कहीं से भी टूट सकती है। ठीक है, बोन डिफरेंट जगहों से टूट जाती है तो उसको जोड़ना मुश्किल होता है, तो इसके लिए क्या होता है? सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे पास एक और वर्ड यहाँ पे मेंशन है जिसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। अब ये रिडक्शन आपके इसको पढ़ते ही आपके ज़हन में फ़ौरन केमिस्ट्री वाली बात आई होगी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह की बात है, लेकिन यहाँ बायो में हम ऐसे नहीं पढ़ रहे। बायो में रिडक्शन की एक और ही डेफिनेशन में, यहाँ पर रिडक्शन उस चीज़ से मुराद है कि जब बोन टूट जाती है तो उसकी जो रिपेयरमेंट होती है उसको रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन की फिर 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है क्लोज्ड रिडक्शन, क्लोज्ड,
और एक होता है ओपन। क्लोज में क्या होता है हमारे पास, ये वाला सीन होता है क्लोज में। क्लोज में हमारी बॉडी को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती, जो बोन्स टूटती हैं उनको हम अंदर से ही जोड़ सकते हैं बगैर सर्जरी किए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे क्लोज रिडक्शन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अब इसमें तो हड्डी टूट गई है, मतलब कहीं से भी ब्रेकअप हो गई है बोन, तो हमें नहीं पता है कि कहाँ से टूटी है। तो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो इसके सर्जरी करते हैं, इसका ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओपन रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बातें थी जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अ फ्रैक्चर इज ट्रीटेड बाय रिडक्शन। रिडक्शन का भी आप लोगों को मैंने बताया है क्या होता है रिडक्शन। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको रिडक्शन कहते हैं। फॉलोड बाय रीअलाइनमेंट, ठीक है, उनको आपस में जोड़ने का, ठीक है। तो फ्रैक्चर किस तरह ट्रीट होता है, रिडक्शन के थ्रू कैसे उनको आपस में जोड़ा जाता है। फिर रिडक्शन की दो टाइप्स आ जाती हैं, क्लोज और ओपन। क्लोज में आप लोगों को पता है बोन्स जो होती हैं वो कॉक्स बैक यानी कि बाइंड होती हैं दोबारा नॉर्मल पोजीशन पर फिजिशियंस के थ्रू, फिजियोथेरेपिस्ट के ज़रिए, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई जोड़ हिल गए, जॉइंट्स हिल गए, तो वो अपने अंदाजे से तजुर्बे से जॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं, लेकिन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पेश आती। लेकिन जो ओपन रिडक्शन होती है उसमें बोन्स डिफरेंट जगह से टूट जाती है, तो फिर उसको दोबारा बाइंड करने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है। उसमें क्या करते हैं, सर्जरी में पिन्स और वायर्स के थ्रू उसको जोड़ देते हैं और पेशेंट को कहा जाता है कि भाई आपने इतने दिनों के बाद या इतने महीनों के बाद आना है, तो आप लोग आपका ये हम दोबारा सर्जरी करके ये सब कुछ निकाल देंगे, तो उनकी तब तक बोन रिपेयर हो जाती है। फिर एक बहुत ही बोर्ड का फेमस एमसीक्यू है कि हीलिंग टाइम इज़ 8 to 12 वीक्स, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लें आप भी कि जो हीलिंग टाइम होता है, कोई भी फ्रैक्चर हो जाए, हीलिंग टाइम जो होता है वो 8 to 12 वीक होता है। लेकिन अगर जो बोन का क्या कहते हैं, अगर वेट बेरिंग बोन्स जो है हमारे पास, यानी कि हमारी बटक्स जो होती हैं या फिर हमारी थाई बोन जो होती है, वो अगर टूट जाए तो उसको बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, और ख़ास तौर पर बूढ़े लोगों में। ये तो अब हमने पढ़ ली वो बातें जो बोन टूटने के बाद फिजिशियन लोग करते हैं, ठीक है, हम उसका जोड़ना, ऑपरेशन, सर्जरी, ये वो। लेकिन अब जो कुछ स्टेप्स आ रहे हैं हमारे पास, वो बातें हैं जो कि हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। अब ये बाहर की किसी चीज़ का अमल दखल नहीं है। अभी हमारी बॉडी खुद जो परफॉर्म करती है फंक्शन, नो डाउट कि हम टैबलेट्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उसी के थ्रू ही सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन जो ये फंक्शंस हैं ये बॉडी इटसेल्फ परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये बॉडी के फंक्शंस हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला है हीमाटोमा फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये रिपेयरमेंट का जो प्रोसेस है ये 4 फेजेस में होता है। पहला है हीमाटोमा फॉर्मेशन। गाइस आपको पता है हीमाटोमा किसे कहते हैं? हीमाटोमा बेसिकली मैस ऑफ क्लोटेड ब्लड, जमा हुए खून को हीमाटोमा कहते हैं। तो जब आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में इतनी ज़्यादा लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और आर्टरीज़ वगैरह मौजूद है हर जगह पे, हमारी बोन्स के अंदर, हमारी बोन्स के बाहर, हर जगह पे मौजूद है। तो जब कोई बोन टूटती है ना, तो उसके टूटने से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी आपस में जो होती हैं वो टूट जाती हैं और उस जगह पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हेमरेज, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमरेज। अब क्या होता है, जो हीमाटोमा होता है यानी कि क्लोटेड ब्लड, जमा हुआ खून जो होता है वो उस फ्रैक्चर साइट पे जाके बन जाता है। वो किसके लिए बनता है भला? ताकि मज़ीद खून ना निकले, ज़्यादा खून को प्रिवेंट करने के लिए बनता है, ठीक है। अब एक लाइन लिखी हुई है जो कि बड़ी मुश्किल से समझ आती है कि भाई बोन सेल डिप्राइव्ड ऑफ फूड बिगन टू डाई। अब बोन सेल जो होता है डिप्राइव्ड ऑफ फूड कैसे हो सकता है? आपको पता है जब कोई बोन वगैरह टूटती है तो वहाँ पर जो खून की मकदार होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स वहाँ पर टूट जाती हैं, तो वहाँ पे जो ब्लड होता है वहाँ नहीं पहुँच पाता सही तरह से, बोन सेल्स को फूड नहीं मिलता क्योंकि ब्लड नहीं जाता वहाँ पे। तो इस तरह क्या होता है, जो वो जगह होती है ना फ्रैक्चर साइट, वो स्वॉलन होना शुरू हो जाती है, यानी कि सूजना शुरू कर देती है और जाहिर है पेन स्टार्ट हो जाती है फिर। तो दूसरा स्टेप, ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है कैलस फॉर्मेशन। अब कैलस क्या होता है? आपको पता है कि जब ये सब प्रोसेस हो जाता है तो उसके ये सब प्रोसेस जो हीमाटोमा फॉर्मेशन है ना, ये 3 से 4 हफ्तों में होता है, ठीक है। उसके बाद मज़ीद 3 से 4 हफ्ते लगते हैं सॉफ्ट कैलस बनने में। सॉफ्ट कैलस कहते हैं जो बोन से भी पहले एक स्ट्रक्चर बनता है सेल्स का, उसको कहते हैं सॉफ्ट कैलस। और इसको क्या क्या चीज़ें बनाती हैं? फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। आपको पता है फिब्रोब्लास्ट जो होता है वो बेसिकली
फाइबर्स से बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका बहुत अहम रोल होता है बोन्स को आपस में जोड़ने में, कोलेजन में स्ट्रक्चरल रोल बहुत अच्छा प्ले करता है फिब्रोब्लास्ट। और ओस्टियोब्लास्ट सब जानते हैं, वो बोन का ही एक सेल है और बोन्स को जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो इसमें कैलस फॉर्मेशन में क्या होता है, भला सॉफ्ट कैलस बनता है 3 से 4 हफ्तों में, और कैपिलरीज जो होती है ना वो उस जगह पे जाती हैं जहाँ पे वो ब्लड क्लॉट बनता है, वहाँ जाके जो ब्लड क्लॉट होते हैं, वहाँ पे जो गंद वगैरह होता है, डेब्रिस गंद वगैरह को कहते हैं, साफ़ कर देती हैं। फिर वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट आते हैं और फ्रैक्चर साइट को सही कर देते हैं, वहाँ पर बोन बनाना शुरू कर देते हैं, बोन कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। तीसरा स्टेप है बोनी कैलस फॉर्मेशन। अब कैलस तो बन गया, तो अब क्या करना है, बोन बनानी है। किसने, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट ने आएंगे वो इस जगह पर और आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई होंगे और फिर ग्रेजुअली कन्वर्ट सॉफ्ट कैलस इनटू द बोनी कैलस, उसको आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करना शुरू कर देंगे। और ये प्रोसेस कितने हफ्तों का होगा, 3 से 4 हफ्ते मज़ीद लगेंगे, यानी कि 3 से 4 हफ्ते मज़ीद तो लगेंगे, लेकिन उससे भी पहले 3 से 4 हफ्ते के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा बोनी कैलस फॉर्मेशन का। जाहिर है बोन्स का मामला है तो आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगा। और इस सब प्रोसेस में कितना टाइम लग जाएगा, 2 to 3 मंथ्स लग जाएंगे। चौथा स्टेप है रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग मतलब फर्निश कर देना, यानी कि जब बोनी कैलस बन जाएगा, कैलस बनेगा, बोनी कैलस बनेगा, अब उस बोन को मिनरल्स भी तो चाहिए मज़ीद उसको काम करने के लिए, कुछ ब्लड कैपिलरीज चाहिए, कुछ मैसेजेस चाहिए, तो वो सब कुछ उसको फ्राहम करने के लिए जो काम होगा उसको रिमॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। और जो ये बोन दोबारा बनेगी तो जाहिर है वही सेल्स बनाएंगे ना उसको जो पहले जिन्होंने बनाया था, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम होगी और इसका ताल्लुक बिल्कुल वैसे ही बोन से होगा जैसे पहले थी। जिस तरह में पहले किसी उस बोन को टूटने से दर्द हुआ था, ये भी अगर किसी को कोई चोट लगेगी तो भी वैसा ही दर्द महसूस होगा। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।